तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये त्योहारों का जो समय है ये अच्छा कट रहा होगा। लेकिन त्योहार मनाने के साथ साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को ये अवश्य कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को ना भूलें, तैयारी को निरंतर रखें। क्योंकि अभी दिसंबर में हमारा एग्जाम होने वाला है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इस समय को अच्छे से हमने सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल किया तो आगे जाकर हमारे पूरे जीवन को सुधार दे गए ये 1.5-2 महीने। और फिर हर महीने हमारी दिवाली हो गई अगर जेआरएफ क्लियर हो गया तो दोस्तों। इसीलिए दिवाली के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को ना भूलें, उसकी तैयारी भी निरंतर बनाए रखें। अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत करने के लिए हम लोग आपके साथ में हैं। हिंदी सरोज की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है, जो कि दिसंबर 2024 को टारगेट करके चल रहे हैं। हम इसके लिए हमने ये फ्री बैच शुरू कर रखा है, जिसमें हम पूरा सिलेबस आपको फ्री में करवा रहे हैं। और बहुत डीप मैटर, इतना डीप मैटर फ्री में कोई नहीं देता है जितना हम आपको दे रहे हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास यूनिट नंबर 2 की आज ये क्लास है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 7 हम लोग साथ साथ में कर ही रहे हैं। और आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 में। आज हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे हम उसका। जितने भी प्रश्न भारतेंदु युग से बन सकते हैं सभी के सभी हम देखेंगे, उन पर विचार करेंगे। बहुत डीपली स्टडी होगी, सत्यापित मैटर मिलेगा आपको, पूरा पूरा का पूरा ऑथेंटिक मैटर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हो या फिर नगेंद्र जी की, राम कुमार वर्मा की, मैनेजर पांडे की, नागरी प्रचारणी सभा काशी, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक मानी जाती है आज की डेट में। सब वहीं से तथ्य मैं आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लेके आता हूं। और वही सत्य होते हैं, वही सच होते हैं, वही आंसर सही होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं आज की क्लास। भारतेंदु युग समग्र विवेचन, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता चलूं सबको नोट करते चलिएगा, यही आपके एग्जाम में काम आएगा रिवीजन के टाइम पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, भारतेंदु युग। इससे पहले अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट। चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे, आप लोग हिंदी सरोज ऑनलाइन जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब के सर्च बार में, वैसे ही आप लोगों को अपने चैनल का, हिंदी सरोज वाले चैनल का आइकन दिखाई देगा, कमल वाला। कौन से वाला आइकन? ये वाला आइकन दिखाई देगा। उस वाले चैनल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो इंटरफेस खुलेगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहेगा। प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो उसमें यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार से खुलेगी, जिसमें कि अभी तक की सारी क्लासेस अपडेटेड हैं। देखिए दोस्तों, जो भी क्लास डालते हैं हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर, वो तुरंत हम अपडेट कर देते हैं प्लेलिस्ट में। इसीलिए क्लास वाइज क्लास, एक एक क्लास करके सभी क्लासेस आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। 15 क्लासेस, 15 कहानियां माफ कीजिएगा हो चुकी हैं, 16 क्लासेस हो चुकी हैं। एक कहानी थी अपनी तीसरी कसम, वो 2 क्लासेस में पूरी हुई थी, काफी लंबी कहानी थी। तो इस प्रकार से 15 कहानियां अभी तक हम पूरी कर चुके हैं और उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। एक छोटे से छोटा पॉइंट जो कि एग्जाम में आने लायक है, मैंने सब कुछ आप लोगों को लिखवाया। तो प्लेलिस्ट जरूर से जाके देखिए, एक एक क्लास उसकी देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आए। आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, कल हमने आधुनिक युग वाली क्लास की थी, उसमें हम भारतेंदु के बारे में काफी जानकारियां देख चुके हैं। काफी बहुत महत्वपूर्ण जो था भारतेंदु के बारे में मैटर, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम भारतेंदु का समग्र विवेचन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैटर कहां से, पिछली क्लास में जो हम कर चुके हैं वहां का भी मिलेगा। क्योंकि भारतेंदु के जन्म काल से लेके और उनके निधन तक
सब कुछ हम आप लोगों को इस क्लास में देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ जो रचनाएं पिछली क्लास में हो चुकी थी वो जानने के लिए आप पिछली क्लास देख सकते हैं। वो इस क्लास में दोबारा से नहीं करवा रहा हूं मैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और दो बार एक ही मैटर रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जन्म इनका 9 सितंबर 1850 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन इनका 15 जनवरी 1885 को हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र, ये भी बहुत बड़े लेखक थे, रचनाकार थे, साहित्यकार थे। इन्होंने गिरधर दास नाम से रचनाएं लिखी हैं। गिरधर दास नाम से रचनाएं लिखते थे और नहुष नाटक जो इन्होंने लिखा था उसको भारतेंदु जी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक भी मानते हैं। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिता के बारे में पूछा जा सकता है, उनके नाटक नहुष के बारे में पूछा जाता है। माता पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी या फिर मनु देवी भी कहीं कहीं मिलता है। इनकी पुत्री का नाम विद्यावती था दोस्तों। प्रेमिकाएं इनकी माधवी और मल्लिका मानी जाती हैं। इन प्रेमिकाओं के नाम पर इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो इन प्रेमिकाओं के नाम पर ही लिखी हैं इन्होंने। इसके बाद में ये एक छद्म नाम से रचना करते थे। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये रसा उपनाम से रचनाएं लिखते थे उर्दू में। उर्दू में ये रसा नाम से रचनाएं लिखते थे। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अब्र नाम से, अब्र उपनाम से उर्दू में रचनाएं कौन से लेखक करते थे, कमेंट में लिख के बताइए। किसी ने उत्तर नहीं दिया अभी तक, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि अब्र उपनाम से, छद्म नाम से उर्दू में रचनाएं कौन से हमारे साहित्यकार, कौन से रचनाकार करते थे। हिंट मैं दे देता हूं, वो भी भारतेंदु मंडल के ही रचनाकार हैं। देखते हैं भारतेंदु की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, काव्य कृतियां, नाटक, कहानी, पत्र पत्रिकाएं जो इन्होंने संपादित की हैं, इनके बारे में कथन, सब कुछ आप लोगों को आज इसी क्लास में पूरा मिल जाएगा मैटर। तो सबसे पहले इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। प्रेम मालिका, ये प्रेम मल्लिका भी कही जाती है रचना, 1871 ईस्वी में। फिर है प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी में। जैन कुतूहल, ये भी 1873 ईस्वी में। प्रेम माधवी 1875 ईस्वी में। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी। वर्षा विनोद 1880 ईस्वी में। विनय प्रेम पचासा, ये भी 1880 ईस्वी में। विजय वल्लरी, ये 1881 ईस्वी में। भारत भिक्षा 1881 ईस्वी। फिर फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी। विजयिनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी में। और वेणुगीति 1884 ईस्वी में। सारी रचनाएं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सारी ही हमें याद करनी पड़ेंगी रचना काल के साथ में, क्योंकि क्रम से लगाने वाला प्रश्न आता है और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, हमें भारतेंदु को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आधुनिक काल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। आगे देख लेते हैं इनकी अन्य काव्य रचनाएं। ये तो क्या है, प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिनका हमें काल पता है, लेखन कब हुआ वो वर्ष पता है। कुछ और अन्य रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लेते हैं। इनका रचना काल नहीं पूछा जाता है, तो इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे दशरथ विलाप, रिपुनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्णन, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सत्सई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप। ये श्रृंगार जो है ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध कर लीजिएगा। श्रृंगार, इस प्रकार से लिखिएगा श्रृंगार को, ये अशुद्ध है। इसके बाद आता है वैशाख महात्म्य, बंदर सभा, भक्ति सर्वस्व, प्रातः समिरन, प्रेम तरंग, मुंह दिखावनी, सुमनो अंजलि, देवी छद्म लीला, मार्ग शीर्ष महिमा, अपवर्ग पंचक। ये सभी हैं इनकी काव्य रचनाएं।
जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। इतनी रचनाएं हमें भारतेंदु की याद रखनी ही पड़ेंगी दोस्तों। और जो बहुत मुख्य रचनाएं हैं जिनका वर्ण्य विषय पूछा जाता है, वो रचनाएं हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, उनका वर्ण्य विषय क्या है। क्या है इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनके बारे में विशेष क्या हमें जानना है, किन किन रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य हमें लिखने हैं, वो ये हैं फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। ये दोनों खड़ी बोली में रचित पद्य रचनाएं हैं दोस्तों। देखिए जो आधुनिक काल था उसमें ब्रज भाषा को, परिष्कृत ब्रज भाषा को पद्य भाषा का दर्जा दिया गया और खड़ी बोली को गद्य भाषा में इस्तेमाल किया गया सबसे अधिक। लेकिन ये जो दो रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, इसमें इन्होंने पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि खड़ी बोली में रचित भारतेंदु जी की कौन सी पद्य रचनाएं हैं, वहां पर हमें फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप याद रखना है। आगे देख लेते हैं विजयिनी विजय वैजयंती। इस रचना में क्या खास हमें याद रखना है, ये रचना मिस्र में भारतीय फौज गई थी लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से। उस समय क्या ब्रिटिश हुकूमत होती थी हमारे देश के ऊपर, तो उन्होंने हमारी देश की फौज को भेजा था मिस्र में युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, और वहां पर वो विजयी होकर लौटी थी। उसके लिए, उस विजय का यशगान करने के लिए भारतेंदु जी ने ये रचना लिखी है, विजयिनी विजय वैजयंती। उर्दू का स्यापा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उर्दू का स्यापा क्या है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जो कि इनके भारतेंदु जी के काव्य गुरु भी माने जाते हैं। इनका उर्दू के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए भारतेंदु जी ने इनके लिए उर्दू का स्यापा एक रचना लिखी, जिसका अर्थ है कि उर्दू मुसीबत है, इस प्रकार का इसका भाव आता है। ये रचना इन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद के लिए लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि क्या लिखा गया है, इस प्रकार से इसमें लिखी गई ये रचना है उर्दू हाय हाय, कहां सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। इस प्रकार की पंक्तियां हमें इसमें मिलती हैं। इसी कारण से ये रचना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपुनाष्टक क्या है, रिपुनाष्टक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये राजभक्ति संबंधित रचना है। लॉर्ड रिपन होते थे, उनकी प्रशंसा में लिखी गई ये रचना है। हमारे देश के गवर्नर होते थे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड रिपन, उनकी प्रशंसा में रचित ये रचना है। देवी छद्म लीला तन्मय लीला, इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है, लीला है, कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, इसमें विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कार्तिक स्नान, उत्तरार्ध भक्तमाल, वैशाख महात्म्य और भक्ति सर्वस्व। नाम से ही पता चल रहा है भक्ति परक रचनाएं हैं ये इनकी, ठीक है, भक्ति संबंधित रचनाएं हैं ये चारों। उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने, उत्तरार्ध भक्तमाल के बारे में क्या विशेष याद रखना है कि इसमें मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा की है भारतेंदु ने, मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा की है। और वो प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिक हिंदू वारिये, कि इस प्रकार के जो हरि के भक्त हैं, जो मुस्लिम कृष्ण भक्त काव्य लिखने वाले रचनाकार हैं, कवि हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे मुस्लिमों पर तो लाखों हिंदू वार सकते हैं। ये भाव थे उस समय पर भारतेंदु जी के। अभी देख लेते हैं इनकी रचनाओं की शैली। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हमें पढ़नी है, हमने पढ़ी हैं, उनकी शैली पूछी जाती है एग्जाम में, तो कौन कौन से रचना की क्या क्या शैली है देख लेते हैं। जैसे हास्य व्यंग की रचना है बंदर सभा। इस बंदर सभा की शैली क्या है, पैरोडी है। उर्दू का स्यापा, स्यापा शैली में ही रचित है। स्यापा जो है ये पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुसीबत या फिर जो गले पड़ जाता हो। ठीक है दोस्तों,
उर्दू का स्यापा, स्यापा शैली में ही रचित है। समधिन मधुमास, ये जो समधिन आपस में मजाक के तौर पर जो आपस में व्यंग्य करते हैं उस प्रकार की रचना है। और ये गाली शैली में है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी है इसकी शैली। प्रातः सिमरन पयार शैली में। वर्षा विनोद लावणी शैली में। देवी छद्म लीला तथा तन्मय लीला, ये प्रबंध गीति शैली है। इंपॉर्टेंट है प्रबंध गीति शैली। रानी छद्म लीला, ये भी प्रबंध गीति शैली है। विजयनी विजय वैजयंती निबंध काव्य शैली है। और हिंदी भाषा, ये भी निबंध काव्य शैली है। भारतेंदु युग में हमें भांति भांति की शैलियां दिखाई देती हैं रचनाओं के अंतर्गत, जो कि हमें रीतिकाल में दिखाई नहीं पड़ती थी। रीतिकाल में मुक्तक काव्यों का बोलबाला था, लेकिन आधुनिक काल में जब भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग में हमें बहुत प्रकार की शैलियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, कई साहित्यिक विधाओं को हमने पाश्चात्य से ग्रहण किया है। उन विधाओं में भी भारतीय हिंदी साहित्य में रचनाएं की गई, इसीलिए बहुत सारी शैलियां हमें इस काल में मिलती हैं। आगे देख लेते हैं इनकी रचनाओं का वर्गीकरण किस हिसाब से होता है। बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ तो ली हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण क्या है, कौन सी रचनाएं किससे संबंधित हैं, ये वर्गीकरण मैं आप लोगों के लिए आया हूं। इसलिए क्या है, आपको रचनाएं समझने में इजी हो जाएंगी और ये नाम पढ़ते पढ़ते आपको रिवाइज भी होंगी रचनाएं, तो याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा आपको। इसलिए मैंने इनको बांट दिया है, इनको डिवाइड कर दिया है मैंने, वर्गीकृत किया है अलग अलग टाइप की रचनाओं में। जैसे भक्ति परक रचनाएं हैं इनकी, कौन कौन सी रचनाएं हैं जी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, श्री राम लीला, देवी छद्म लीला, उत्तरार्ध भक्तमाल, राधा वल्लभ स्रोत, प्रातः सिमरन, पुरुषोत्तम पंचक, श्री पंचमी, दान लीला, भक्ति सर्वस्व, गीत गोविंदानंद, कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य, ये जो है इनकी भक्ति परक रचनाएं हैं। देखिए, कोई भी रचना अगर कोई साहित्यकार लिखता है, कोई कवि लिखता है, तो ये कोई उसमें आवश्यक नहीं होता कि जो भक्ति परक रचनाएं हैं उसमें भक्ति संबंधित ही सारे पद मिलेंगे। आपको सिचुएशन के हिसाब से अलग टाइप के पद भी मिल सकते हैं। जैसे ये जो कार्तिक महात्म्य है, वैशाख महात्म्य है, इसमें इन महीनों का वर्णन है, कार्तिक मास का, वैशाख मास का वर्णन है। तो इस मास में जिस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने को मिलता है, प्रकृति में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वनस्पतियों में, नदियों नालों में, पहाड़ों में, वो सब भी इसमें वर्णित आपको मिलेगा ही। इसीलिए प्रकृति वर्णन संबंधी रचना भी इनको हम मान सकते हैं। इसीलिए एक एक रचना का नाम दो दो वर्गों में भी आ सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भक्ति परक रचना है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें 100 पद हैं तो 100 के 100 पद उसमें भक्ति के संबंधित ही होंगे। उसमें भाई प्रकृति संबंधित, नीति संबंधित, आध्यात्म संबंधित पद मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति संबंधित रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। विजयनी विजय वैजयंती, निवेदक पंचक, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, भारत भिक्षा, ये सब इनकी जो है भक्ति परक रचनाएं हैं। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी वर्गीकृत पढ़ के पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें और इजी हो जाएगा रचनाओं को याद रखना। प्रेम परक रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम परक रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रेम मालिका, इसको प्रेम मालिका भी लिख सकते हैं, प्रेम मल्लिका भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बस साथ साथ में बोल बोल के लिखिएगा, बोलते हुए भी याद होगा दोस्तों। या तो मल्लिका या फिर मालिका, दोनों प्रकार के नाम हमें इस रचना के मिलते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरा सी भी बात नहीं है। इसके बाद प्रेम माधुरी, दोनों इनकी प्रेमिकाओं के नाम पे।
ये देखिए मैंने इसी प्रकार से रखी है ये रचनाएं, प्रेम नाम की रचनाएं एक साथ, फिर प्रेमाश्रु वर्णन, ये भी प्रेम संबंधित ही है। इसके बाद में विनय, सत्सई श्रृंगार और मधुमुकुल, इसलिए याद रखने में आपको इजी रहेगा। प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेमाश्रु वर्णन, ये सारी प्रेम संबंधित हैं। इसके बाद ये भी एक प्रेम वाली रचना है, इसलिए इसके बाद में मैंने इसको लिखा है विनय प्रेम पचासा। इस प्रकार से याद रखने में आपको आसानी होगी, इसीलिए मैंने इस प्रकार से इनको लिखा हुआ है। सत्सई श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पर फिर से अशुद्ध है, जैसे मैंने पिछले पेज पे ठीक करवाया था, इसको भी ठीक कर लीजिए, शुद्ध लिख लीजिए इसको, ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आता है मधुमुकुल रचना। ये रचनाएं हैं इनकी प्रेम परक रचनाएं, नोट कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं होती है इनको दिमाग में बैठाना होता है, पिक्चराइजेशन करना होता है। आगे देखते हैं राजभक्ति से प्रेरित रचनाएं कौन कौन सी हैं। राजभक्ति से प्रेरित रचनाएं कौन सी मानी जाएंगी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ यशगान किया गया हो, गुणगान किया गया हो, उनकी बड़ाई की गई हो, या फिर ब्रिटिश गवर्नर के किसी अधिकारी की कीर्ति गाई गई हो, उनकी प्रशंसा में कुछ लिखा हो, तो वो हो जाएंगी उस समय की, ब्रिटिश टाइम की, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की राजभक्ति परक रचनाएं वो हो जाएंगी। जैसे अलवरत वर्णन अंतरलापिका, ये क्या है, महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर लिखी गई रचना है, तो शोकपूर्ण रचना ही होगी। रिपुनाष्टक क्या है, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रचित ये रचना है। मान सोपायन, मान सोपायन में क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के राजकुमार के भारत आगमन पर कब लिखी गई थी ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी रचना काल यहां पर डाल दिया है। 1877 ईस्वी में लिखी गई थी ये रचना, इंपॉर्टेंट है। श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, ये क्या है, ये क्या रचना है, विक्टोरिया द्वितीय के, विक्टोरिया जो महारानी थी उसके पुत्र के भारत आगमन पर ये रचित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रकृति चित्रण से संबंधित कौन सी रचनाएं हैं। बसंत होली, एक है होली, एक है कार्तिक स्नान, एक है वैशाख महात्म्य, इजी है, इनको भी याद रखना। आगे देख लेते हैं हास्य व्यंग संबंधित रचनाएं, नाम से ही पता चल जाता है। बकरी विलाप हमें देखना है इसको भी। बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी, इसमें भी हास्य व्यंग संबंधित मुकरियां होती हैं। समधिन मधुमास गाली शैली में है, तो हास्य व्यंग तो इसमें मिलेगा। अपवर्ग पंचक, रानी छद्म लीला, ये जो हैं ये हास्य व्यंग संबंधित रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अब यहां पर इनकी काव्य रचनाएं हमने देख ली, काव्य रचनाओं का रचना काल जो मुख्य था उनको देख लिया, जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो देख ली, इन रचनाओं की जो विशेषताएं थी वो हमने देख लिया, वर्ण विषय जिन रचनाओं का देखना था उनका हमने देख लिया। अब हम आते हैं इनकी नाट्य रचनाओं पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतेंदु के नाटक पूछे जाते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पूछे जाते रहेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इनके बारे में भी। पहली रचना है इनकी नाट्य रचना कौन सी है, विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी में इनका विद्या सुंदर नाटक जो है वो किस श्रेणी का नाटक है, नाटक श्रेणी का ही है। ये संस्कृत के चौर पंचाशिका नाटक का जो बांग्ला संस्करण आया था उसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों। ये इनकी अनुदित रचना है, इनको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। संस्कृत का जो नाटक था उसका बांग्ला संस्करण आया चोर पंचाशिका का, और फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने। तो विद्या सुंदर जो है वो अनुदित नाटक है। इसके बाद में रत्नावली है 1868 ईस्वी में ही, ये भी अनुदित नाटक है। इसकी श्रेणी क्या है दोस्तों, लघु नाटिका। ये संस्कृत की नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, ये
नाटक श्रेणी का नाटक है। ये कृष्ण कवि या फिर कृष्ण मिश्र इनका नाम आता है द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का हिंदी अनुवाद है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस अंक का ये अनुवाद है, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। तो ये क्या है, प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का हिंदी अनुवाद है। पूरे नाटक का अनुवाद नहीं किया इन्होंने, खाली तीसरे अंक का अनुवाद किया था जिसका नाम पाखंड विडंबन दिया था। इसके बाद देखते हैं धनंजय विजय। धनंजय विजय जो है ये 1873 ईस्वी की रचना है। ये भी अनुदित रचना है। ये संस्कृत के नाटककार थे हमारे कंचन कवि जी। इन्होंने लिखा था धनंजय विजय नाटक। उसी का हिंदी अनुवाद धनंजय विजय के नाम से ही भारतेंदु जी ने लिखा। इसके बाद में आता है इनका मूल नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1873 ईस्वी में प्रहसन श्रेणी का ये नाटक है। और वैदिकी हिंसा, हिंसा का नाम आ गया हिंसा न भवति। इसमें क्या है, पशु बलि का विरोध किया गया है दोस्तों, ठीक है, पशु बलि का विरोध किया गया है इस नाटक में। आगे कर्पूर मंजरी देखते हैं। कर्पूर मंजरी जो 1875 का है और सट्टक श्रेणी का नाटक है। इस प्रकार से प्रश्न आ चुका है कि कर्पूर मंजरी नाटक की श्रेणी लिखिए, किस श्रेणी का नाटक है। तो ये भी हमें सारी नाटकों का याद रखना है, नाट्य रचनाओं का याद रखना है, कौन सी श्रेणी की नाट्य रचना ये है। ये सट्टक श्रेणी का नाटक है। और इसमें क्या है, कंचन कवि ने लिखा था संस्कृत नाटक कर्पूर मंजरी, उसी का हिंदी अनुवाद ये है। तो ये भी एक इनकी एक अनुदित रचना ही है। अगर मैं चाहता तो ऐसे अलग अलग करवा सकता था, अनुदित रचनाएं एक तरफ और मूल रचनाएं एक तरफ, लेकिन फिर अगर क्रम वाला प्रश्न आता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती। फिर मुझे इन दोनों का एक साथ करके फिर करवाना पड़ता है इनका क्रमानुसार। इसलिए मैंने सीधे ही क्रमवार तरीके से लगा दिया है और उसमें जो विशेषता है वो लिख दी है, जिससे आप लोगों को पढ़ने से पता चल जाए कि हाँ भाई ये अनुदित नाटक है या फिर मूल नाटक है, ये पता चल जाएगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। जो मैंने आगे एक एक लाइन लिख रखी है, श्रेणी भी लिख दी है नाटक की, नाट्य रचना की श्रेणी भी लिख दी है और किस प्रकार का नाटक है, क्या है उस नाटक में, वो भी लिख दिया है। इसी से आपको पता चल जाएगा अनुदित नाटक है या फिर मूल नाटक है। और इनका कालक्रम तो हमें याद रखना ही रखना है, आता है ये प्रश्न हमेशा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक ये क्या है, 1875 ईस्वी का है और नाटक श्रेणी का ही है। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन इसमें हमें मिलता है। और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र का अभिनय किया है। हरिश्चंद्र का जो पात्र था उसका अभिनय स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया हुआ है। प्रेम जोगनी नाटक है, इसका रचना काल 1875 ईस्वी। ये लघु नाटिका श्रेणी की नाट्य रचना है। और इसमें क्या है, इसमें तीर्थ श्लोक पर होने वाले अनाचारों का विरोध किया गया है। इसके बाद में देखते हैं श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी का। ये लघु नाटिका श्रेणी की रचना है और इसमें आदर्श प्रेम का चित्रण दर्शाया गया है। आगे देखते हैं विशस्य विषमोषधम 1876 ईस्वी का। भाण श्रेणी की ये नाट्य रचना है और इसमें है क्या, देशी राजाओं की जो दयनीय स्थिति हो गई थी अंग्रेजी शासन में, जो कि दब्बू होकर रहना उनको पड़ता था। उनके अंग्रेजों के जो गवर्नर होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनके आगे पीछे दुम हिलाना पड़ता था, उसको दर्शाया गया है विशस्य विषमोषधम नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 नाटक इनके हो गए हैं। आगे 7 और हैं, उनको हम देख लेते हैं। भारत जननी 1877 ईस्वी में इसकी रचना हुई। ये गीति नाट्य श्रेणी का नाटक है और संस्कृत के गीति नाट्य भारत जननी का हिंदी अनुवाद ये है। इसके बाद मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी का। मुद्रा राक्षस संस्कृत की एक रचना थी जो कि विशाख दत्त ने लिखी थी, उसी का हिंदी अनुवाद ये नाटक है। इसके बाद दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी का। ये पूछा जाता है, शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। इसके बाद भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं।
इनको हमें पूरा पूरा पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटक लगे हुए हैं। तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का ये नाट्य रासक श्रेणी की रचना है। अंग्रेजों के राज में भारत देश की जो दुर्दशा हो रही थी उसका चित्रण इसमें भले तरीके से किया है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का प्रहसन श्रेणी का ये नाटक है और भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। नील देवी 1881 ईस्वी का ये नाटक है, गीति रूपक नाटक है और पंजाब के हिंदू राजाओं पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण इसमें दर्शाया गया है और इसी में भारतीय नारी के त्याग और बलिदान का चित्रण किया गया है। और इसी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक पागल पात्र का अभिनय किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दशरथ विलाप में इन्होंने लक्ष्मण जी का रोल निभाया था। अगला देखते हैं हम नाट्य रचना सती प्रताप, जो कि अपूर्ण रह गया। इसे बाद में राधा कृष्ण दास जी ने, जो कि भारतेंदु मंडल के ही रचनाकार थे, उन्होंने इसको पूर्ण किया था। ठीक है दोस्तों, ये इनकी नाट्य रचनाओं के बारे में हो गया। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से इनको याद करना है। मैंने तरीका बताया था, ट्रिक बताया था, तो पिछली क्लास एक बार देख लीजिए। अगर वो पूरी ट्रिक मैं अभी फिर से समझाने लग गया आपको तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अभी बहुत बाकी है भारतेंदु जी के बारे में पढ़ना, दिवाली भी मनानी है, इसीलिए क्लास को टाइमली खत्म करेंगे हम। आगे देखते हैं भारतेंदु जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। निबंध संग्रह इनके बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, कालचक्र, सुलोचना, लीलावती और काश्मीर कुसुम, ये जो है इनके 6 निबंध संग्रह हैं। नोट कर लीजिए इनको, बादशाह दर्पण, लीलावती, काश्मीर कुसुम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी निबंध संग्रह माने जाते हैं। इनके निबंध कौन कौन से हैं देख लेते हैं, निबंध वाला प्रश्न भी आता है। लेवी प्राण लेवी, कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, वैष्णवता और भारतवर्ष, सूर्योदय, 5वां पैगंबर, अथ अंग्रेज सत्रोत लिख्यते, भ्रूण हत्या, मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, रामायण का समय, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। ये है इनकी निबंध रचनाएं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, खाली इनका नाम ही हमें याद रखना है। इसी प्रकार से आ जाता है कि लेवी प्राण लेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये किस प्रकार की रचना है वो पूछा जाता है। कार्तिक कर्म विधि किस प्रकार की रचना है ये पूछा जाता है, तो इनकी रचनाओं का नाम याद रख लीजिए। आगे आत्मकथा, आत्मकथा इनकी कौन सी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो कि अपूर्ण रचना मानी जाती है। इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों तरह की ये आती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में मासिक पत्रिका है ये, और सन 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और इसका जो नवा अंक आया उसमें क्या है, इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। 1874 में इसके 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख दिया गया। इसके बाद बाला बोधिनी, जो कि नारी विमर्श संबंधित सबसे पहली हिंदी में प्रकाशित पत्रिका है, इसीलिए ये पत्रिका इंपॉर्टेंट है। 1874 ईस्वी इसका समय है और मासिक पत्रिका थी ये। नारी विमर्श संबंधी प्रथम हिंदी पत्रिका होने का सम्मान प्राप्त इस वाली पत्रिका को बाला बोधनी याद रखिएगा। कालचक्र पत्रिका में भारतेंदु ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। कालचक्र इनके निबंध का भी नाम है दोस्तों। अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में
आलोचकों के कथन हम देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था भारतेंदु युग के बारे में आलोचकों के क्या कथन थे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो प्रमुख कथन है वो आप लोगों के लिए मैं आज इस क्लास में लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट है ये कथन, पूछे जाते हैं हमेशा। हिंदी साहित्य में विषय विविधता, शैली विविधता, विधा विविधता भारतेंदु हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए यह भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार की गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, इसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया। ये जो है कथन, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है, साथ ही वे सिद्धवाणी के सरल हृदय कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी का कथन, अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। आचार्य शुक्ल जी का कथन है। इस कथन को ना देकर इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को बंग देश के माइकल और हेमचंद्र के समान मानने वाले आलोचक, मानने वाले विद्वान कौन हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। तो ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। शुक्ल जी के दोनों कथन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं उनके जीवन की अन्य विशेष उपलब्धियां। ये तो उनके रचनाओं के बारे में हमने देख लिया। अभी उनके जीवन की विशेष उपलब्धियां कौन कौन सी और रही हैं, उन्होंने और क्या क्या किया अपने जीवन में साहित्य के लिए। इतनी रचनाएं तो उन्होंने दुनिया भर की लिख दी और सारी एक से एक रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या दिया है भारतीय हिंदी साहित्य को, वो भी हम देख लेते हैं। ये भी मैंने काल क्रमानुसार लगा के आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इसी प्रकार से इसको याद कीजिएगा। 1870 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना की, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जाना गया। 1873 में इन्होंने तजीय समाज की स्थापना की और 1873 में ही पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना इन्होंने की। 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की उपाधि मिली। ये कृष्ण भक्त थे और पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित भी थे। शुक्ल ने इन्हें नर प्रकृति का कवि कहा है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। जानकी मंगल तथा नील देवी में भी इन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं। जानकी मंगल में लक्ष्मण की और नील देवी में पागल की भूमिका इन्होंने निभाई है। ये हिंदी गद्य के जन्मदाता भी माने जाते हैं। ये इनके बारे में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनसे भी प्रश्न आता है, इनको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को। और आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। भारतेंदु के बारे में हमें इतना ही देखना था। दोस्तों, ये जो क्लास है आप लोगों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। बिल्कुल तैयारी हमारी मजबूत करनी है, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। इतना मैटर कम से कम भारतेंदु के बारे में जानना जरूरी है। इसी में से एग्जाम में पूछा जाता रहा है, इसी प्रकार का प्रश्न आता है। इसीलिए जितने भी प्रश्न भारतेंदु युग से बनने वाले थे, आप लोगों के लिए मैंने इस क्लास में करवा दिया। इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इनके बारे में। अगर आप लोगों को आवश्यकता महसूस होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भारतेंदु जी के बारे में जितना कुछ लिखा है वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को करवा सकता हूं। अगर और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। भारतेंदु के लिए एक 15 मिनट की क्लास हम
अगली क्लास में रख सकते हैं, इतना समय हम दे सकते हैं, इतना समय हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरी क्लास देखा कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से क्या पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना दिवाली पर्व अच्छे से मनाइए।